तो हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आर स्ट्रेन का, जो हीट कील्ड एस्ट्रेन और आर स्ट्रेन, इनका मिक्सचर जब लिया गया और इनके मिक्सचर को जब इंजेक्ट किया गया हेल्दी माइस में, तो वो माइस चूहे जो है वो डेथ हो गई थी। और ये डेथ जो होने के पीछे क्या कारण है? ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या कारण है? जो नॉर्मल आर स्ट्रेन थे वो एस स्ट्रेन में तब्दील हो गए हैं। जब सेपरेटली एस्ट्रेन, नॉर्मल एस्ट्रेन और हीट कील्ड एस्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया सेपरेटली, तब नॉर्मल एस्ट्रेन वाले माइस, इनकी डेथ हो गई थी। और जो हीट कील्ड एस्ट्रेन जब इंजेक्ट किया गया था नॉर्मल माइस में, तब द माइस वेर रिमेन लाइव, तब चूहे जो है वो जिंदा रहे। ओके, मगर वही एस्ट्रेन ये आर्सेन के साथ मिक्स किया गया, तब माइस डेथ हो गई। इसका मतलब ऐसा कहना था ग्रिफिथ इनका कि जो आर्स्ट्रेन है, आर्स्ट्रेन और एस्ट्रेन जब मिक्स किए गए थे, इनका जो न्यूट्रिएंट, इन आर्स्ट्रेन और हीट कील्ड एस्ट्रेन, इन दोनों को जब मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जो मीडियम है, उस मीडियम में से एस्ट्रेन के जो डीएनए है, फ्रैगमेंट्स है, वो इंटर हो गए थे। मगर वो एक्चुअली ये जो डीएनए थे, वो इस मीडियम में से जो आर स्ट्रेन में इंटर होने वाला जो मॉलिक्यूल है, वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, ये बता नहीं सके। दैट इज द फिजिकल नेचर, the chemical nature of the transforming principle were not identified by the Griffith. Griffith were not able to identify the chemical nature of the transforming principle. No doubt उन्होंने उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, मगर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करता है? ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर बताने में असफल रहे ग्रिफिथ। देन सबसे पहला कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज द डीएनए? तो इसे बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे। उनके एक्सपेरिमेंट को हम बायोकेमिकल टेस्ट कहते हैं, ओके, बायो एसे कहते हैं, एवेरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी, ऐसे इन तीनों का नाम है। ओके, एवेरी, मैककार्टी एंड that is Avery, मैकलॉयड एंड मैककार्टी, ऐसे इन तीनों का नाम है। इन्होंने एक्चुअली क्या किया? they had isolated the pure components, okay, that is the purified protein, हम यहाँ पर प्रोटीन को P से लिखते हैं, purified protein, DNA and RNA, okay, from which strain? From S strain, that is pathogenic strain, S strain के that is प्यूरिफाइड प्रोटीन, डीएनए और आरएनए आइसोलेट किए गए। ओके, हीट कील्ड एस स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए हैं, ठीक है, एच के एस लिखना होगा, हीट कील्ड एस स्ट्रेन। और हीट कील्ड एस स्ट्रेन जो है, हीट कील्ड एस स्ट्रेन जो है, इससे आइसोलेट करने के बाद फिर इसे क्या किया गया? दे आर ट्रांसफर इनटू द टेस्ट ट्यूब, इन्हें टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया गया। और इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा बैक्टीरिया का स्ट्रेन था? These test tube contain the R strain of the bacteria. R strain of the bacteria, इस टेस्ट ट्यूब में R strain था बैक्टीरिया का। ओके, और इन प्रोटीन को टेस्ट ट्यूब, प्रोटीन को सपोज इसे अगर आप नाम दे दोगे ए बी सी, ए टेस्ट ट्यूब, ओके, ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट, दैट इज बी टेस्ट ट्यूब और सी टेस्ट ट्यूब। तो प्रोटीन को ए में, डीएनए को बी में और दैट इज आरएनए को सी टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया? ऐड किया गया। और इन तीनों को सेपरेटली ऐड किया गया 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में, और इन्हें इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रखा गया, इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रखा गया। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड मींस जो ट्रीटमेंट दी गई है उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने के लिए कुछ समय लगेगा। ओके, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो आर स्ट्रेन में इंटर होने के लिए जो समय लगेगा, उतना सा टाइम पीरियड दिया गया, आधा घंटा 45 मिनट तक, ठीक है। कभी कभी 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बाय चांस होता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन बाय चांस होता है, ठीक है। सो ये हुआ
फिर प्रोटीन, डीएनए और आरएनए ये सेपरेटली 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स किए गए, इनक्यूबेशन पीरियड के लिए रखा गया, और इनक्यूबेशन पीरियड रखने के बाद इन्हें सेपरेटली 3 डिफरेंट पेट्री डिश में क्या किया गया, न्यूट्रिएंट अगार में स्प्रेड किया गया। न्यूट्रिएंट अगार में क्या किया गया, ओके, स्प्रेड किया गया। ओके, न्यूट्रिएंट अगार में स्प्रेड किया गया, और फिर इस न्यूट्रिएंट अगार में स्प्रेड करने के बाद इन्हें इनके कॉलोनी को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ओके, इनके जो कॉलोनीज है, इनके कॉलोनीज की जो सेल है उनका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया गया, ताकि ताकि इनके सरफेस को देखा जा सके, वेदर दे आर रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। बच्चों क्या आप बता सकते हो, ए टेस्ट ट्यूब वाले, बी टेस्ट ट्यूब वाले और सी टेस्ट ट्यूब वाले जो यहाँ पर जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी पेट्री डिश में 3 सेपरेटली, उनमें से कौन से रफ स्ट्रेन रहेंगे, कौन से आर स्ट्रेन हो जाएंगे? क्या बता सकते हो कि हमें एस स्ट्रेन कहाँ मिल सकता है? ओके, सो बच्चों ए टेस्ट ट्यूब रिमेन एज द आर स्ट्रेन, जो ओके, जो ए टेस्ट ट्यूब थी, उस ए टेस्ट ट्यूब में जो कॉलोनी थे, यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो कर होने वाले जो कॉलोनीज थे वो रफ कॉलोनी थे। वो कौन से कॉलोनी थे? रफ कॉलोनी थे। ओके, कौन से कॉलोनी थे? रफ कॉलोनी। मगर जो कॉलोनी बी टेस्ट ट्यूब वाले न्यूट्रिएंट मीडियम से जो स्प्रेड किया गया था न्यूट्रिएंट अगार मीडियम पर, उनके कॉलोनी स्मूथ नजर आए। ओके, उनके कॉलोनी कैसे नजर आए? स्मूथ नजर आए। ओके, देन यानी इसका मतलब ये है, ये जो आर स्ट्रेन है ये स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, देन और जो सी टेस्ट ट्यूब है, इस सी टेस्ट ट्यूब के जो बैक्टीरियल कॉलोनी थे, दे रिमेन एज द आर, वो आर की तरह ही रहे हैं। ठीक है, दे डज नॉट गेट चेंज, वो कुछ चेंज नहीं हुए थे। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए होगा, वो प्रोटीन या आरएनए नहीं होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, इन्होंने बताया कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट जिसने बताया कि विच इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ओके, दैट इज द डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, मगर इस टेस्ट को सिर्फ एक बायोकेमिकल टेस्ट की तरह देखा गया। इसे सभी साइंटिस्ट ने, उस समय के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सभी ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, फिर इसमें एक कंफर्मेशन टेस्ट भी की गई थी। हम आपको बता दें कि कंफर्मेशन टेस्ट क्या होता है। अभी आपने देखा कि ए बी सी, इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? बी वाली टेस्ट ट्यूब। ठीक है, बी वाली टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो क्या किया गया बी वाली टेस्ट ट्यूब में, यानी डीएनए जिसमें था, तो क्या किया गया? डीएनए लिया गया। ओके, DNA of heat-killed estrine, the purified DNA of heat-killed estrine is taken. Okay, then and this A DNA is taken in test tube A. अब यहाँ पर हम test tube A लेते हैं, and in this A test tube, this DNA it is added, and in addition to these, the DNase enzyme is added into the test tube A. A test tube में DNase enzyme add किया गया। डीएनएज हम आपको बता दें, डीएनएज एंजाइम क्या होता है? डीएनएज एंजाइम इट ब्रेक डाउन द डीएनए। ओके, डीएनएज एंजाइम वो होता है जो डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा, दैट ब्रेक डाउन द डीएनए। ओके, देन इट इज एडेड विद द डीएनएज। A stands for the suffix for the enzyme. Okay, then next one, the another test tube, it do not contain डीएनएज एंजाइम। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है इसे हम बी नाम देंगे, इसमें कोई डीएनएज एंजाइम नहीं है। ठीक है, देन आफ्टर दिस सेकेंड स्टेप, बोथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब इज एडेड विद द आर स्ट्रेन। ओके, इन दोनों में आर स्ट्रेन ऐड किया गया। आर स्ट्रेन के डिप्लोकोकस निमोनी यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ऐड किए गए। ऐड करने के बाद, ओके, आफ्टर एडिंग द आर स्ट्रेन इन द टेस्ट ट्यूब, ओके, आर स्ट्रेन ऐड किया गया इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और आर स्ट्रेन
बी टेस्ट ट्यूब में भी ऐड किया गया। ठीक है, अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए ओके न्यूट्रिएंट अगार मीडियम पर स्प्रेड किया गया। बोथ द टेस्ट ट्यूब दे आर स्प्रेड ऑन डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम। नो डाउट इस न्यूट्रिएंट मीडियम में कोई एंटीबायोटिक नहीं है। तो बच्चों क्या बता सकते हो कि किस न्यूट्रिएंट मीडियम में आर ट्रांसफॉर्म ओके आर ट्रांसफॉर्म इनटू एस और आर रिमेन एज आर। बताओ कौन सी टेस्ट ट्यूब होगी? okay so R transform into S okay in test tube B टेस्ट ट्यूब में R जो है वो S में ट्रांसफॉर्म हुई नजर आएगी। ओके देन मगर A टेस्ट ट्यूब it does not show the transformation, it remain as the R। क्यों? क्योंकि इस जो डीएनए हीट किल्ड स्ट्रेन का जो डीएनए लिया गया था उस डीएनए को डीएनए एंजाइम ने उस डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से वो डीएनए इनएक्टिव हो गया है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सका है। ओके इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर जो डीएनएज और डीएनएज का मीनिंग क्या है? डीएनएज मीन्स डीएनए का होता है और डीएनएज मीन्स डीएनए को डिग्रेड करने वाले एंजाइम है। ठीक है, तो ये था एवेरी मैक्लॉइड एंड मैककार्टी के बारे में। देन ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे सभी साइंटिस्ट ने माना कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है? तो वो एक्सपेरिमेंट था दैट इज ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट इज unequivocal proof for the DNA as genetic material and this experiment was कौन सा था? Hershey and Chase experiment। okay they work on the bacteriophage, they work on the bacteria killing virus known as the bacteriophage। बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो T1 बैक्टीरियोफाज का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। ओके और एक बात बता दें आपको, ये जो बैक्टीरियोफाज है इनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके सो सी हियर, ये देखिए ये दोनों बैक्टीरियोफाज है। ओके सो इनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट इन बोथ द सो देखिए द डीएनए इट इज जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इट इज इनसर्कल बाय द कैप्सिड प्रोटीन। ये कैप्सिड प्रोटीन है, ये प्रोटीन से बना हुआ है कैप्सिड और इसके भीतर जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, all the bacteriophage और the viruses they are the nucleoprotein क्योंकि इनकी बॉडी प्रोटीन से बनी है और इस प्रोटीन सराउंड करता है जेनेटिक मटेरियल को, इनकैप्सुलेट करता है जेनेटिक मटेरियल को दैट इज डीएनए या फिर आरएनए। तो ये जो बैक्टीरियोफाज है यहाँ पर ये T1 बैक्टीरियोफाज है जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ओके सो अब यहाँ पर हार्शी एंड चेस इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो डिफरेंट तरह के क्या लिए है बैक्टीरियोफाज बनाए हैं, दो डिफरेंट तरह के। ओके अगर आप देखोगे सियर अगर आप देखोगे प्रोटीन और डीएनए एलिमेंटल फॉर्म में प्रोटीन और डीएनए को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रोटीन इट शोज द कॉम्पोजिशन लाइक एलिमेंटल कॉम्पोजिशन लाइक CHON and S। okay then the elemental composition of the DNA is carbon CHON and P। यानी अगर हमें डीएनए को आइडेंटिफाई करना है तो हमें दैट इज रेडियो एक्टिव फॉस्फेट का इस्तेमाल करना होगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए और फॉर द ट्रेसिंग द डीएनए वी हैव टू बी रेडियोएक्टिव फॉस्फेट हैव टू बी यूज्ड फॉर द searching or tracing or identifying the DNA, while for the identification or tracing the protein we have to use the radioactive isotopes of the sulfur। ओके क्योंकि इन दोनों में CHON ये चारों जो एलिमेंटल कंपोनेंट्स है ये कॉमन है, इस वजह से
जो डिफरेंट कंपोनेंट है, एलिमेंटल कंपोनेंट, उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रोटीन को, दैट इज रेडियो एक्टिव सल्फर के द्वारा प्रोटीन को और रेडियो एक्टिव फॉस्फेट के द्वारा डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ये कैसे होता है ये आपको बता दे सीयर। तो यहाँ पर इन्होंने रेडियोएक्टिवली सल्फर लेबल्ड बैक्टीरियोफाज लिया है, यानी इसमें डीएनए नॉर्मल है। ओके, डीएनए नॉर्मल मींस इस डीएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप है इट इज ओके, दैट इज 30p30 ऐसा इसका मॉलिक्यूलर मास है। ओके, मगर जो सल्फर होता है, यहाँ जो सल्फर है, ओके, यू नो दैट सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज S36 होगा, देन बट रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स दैट इज 35। ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जो 35 है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ओके, सो जो प्रोटीन कंपोनेंट है वो रेडियोएक्टिवली लेबल्ड हो जाएगा। ऐसा ऐसा बैक्टीरियोफाज उन्होंने रेडियोएक्टिव लेबल किया। सल्फर लेबल बैक्टीरियोफाज दैट इज the protein component of this bacteriophage is radioactive labeled with the sulfur, and another group of bacteriophage it is radioactively labeled with the phosphate. Hence the DNA is the radioactively labeled while the protein part of this bacteriophage is normal. तो आपको याद रखना है, ओके, इसे हम ए नाम देते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, और इस एक्सपेरिमेंट को हम बी नाम देते हैं। सेपरेटली ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए गए हार्शी एंड चेस के द्वारा। तो ए में जो रेडियोएक्टिवली सल्फर लेबल बैक्टीरियोफाज जब लिया गया जिसमें नॉर्मल डीएनए है, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन, देन ब्लाइंडिंग, थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, ये तीनों टर्म जो है आपको पता है ये क्या होते हैं। सो इन्फेक्शन, वी नो दैट ऑल द बैक्टीरिया दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। Okay, they replicate their body, they replicate their individuals, they replicate their body only in the host. Then यहाँ पर जो ये जो होस्ट ली गई है ये नॉर्मल इस्चेरिशिया कोलाई ली गई है, याद रखना आपने। ठीक है, सो देखिए इन्फेक्शन, ये जो बैक्टीरियोफाज है, दिस बैक्टीरियोफाज they are taken in the mixture of nutrient solution of the Escherichia coli host cell। तो ये बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन कर रहा है, और जब आपको पता है बैक्टीरियोफाज या वायरस जब इन्फेक्शन करता है इट इंजेक्ट ओनली द डीएनए, the protein components it remain present outside the cell of the host। ठीक है, so ये हुआ that is known as the infection। ओके, सो आप जैसे कि आपको पता है ए सेट जो है यहाँ बैक्टीरियोफाज का, उसमें डीएनए इज नॉन रेडियोएक्टिव लेबल, इट इज नॉर्मल, व्हाइल द रेडियोएक्टिव पार्ट इज द प्रोटीन। तो इस प्रोटीन कंपोनेंट को, इस बैक्टीरियोफाज को इस बैक्टीरियल सेल से, होस्ट सेल से अलग करना है। अलग करने के लिए इन्होंने ब्लेंडर का इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ब्लेंडर ये किचन का अप्लायंस है जो जूस को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए वगैरह जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लेंडिंग किया गया, ब्लेंडिंग करने के बाद ये जो बैक्टीरियोफाज है ये इन्होंने अपना कांटेक्ट छोड़ दिया होस्ट सेल के साथ। और थर्ड फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, जब इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए से जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का जो सब्सटेंस होता है वो बेस पर सेपरेट होता है, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट का सब्सटेंस है वो सुपरनेटेंट में सेपरेट होता है। बच्चों आपको बता दें कि यहाँ सुपरनेटेंट में वायरस सेपरेट हुए हैं, जो कि वायरस के प्रोटीन सेपरेट हुए हैं जो जिसमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। मगर जो नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल ली गई थी, होस्ट सेल ली गई थी, वो कहाँ सेपरेट हुई है? वो यहाँ पर सेपरेट हुई है बेस पर, और यहाँ इस बेस पर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं नजर आई। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, प्रोटीन ये अगर हेरिडिटरी मटेरियल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, तब उसने इस बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए था, मगर ये बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। ये बैक्टीरियल सेल नॉन ट्रांसफॉर्मिंग
ये बैक्टीरियल सेल नॉन रेडियो एक्टिव थी बिफोर एक्सपेरिमेंट, और आफ्टर एक्सपेरिमेंट इट रिमेन एज द नॉन रेडियो एक्टिव। अगर ये होस्ट सेल जो है वो अगर यहाँ से अगर ट्रांसफॉर्मिंग से सॉरी वो नॉन रेडियो एक्टिव से अगर रेडियो एक्टिव हो जाती तो हम कह सकते थे यस ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। नॉन रेडियो एक्टिव bacteria transform into radioactive bacteria, hence the transforming principle is the protein, ऐसा हम कह सकते थे। मगर ऐसा हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है वो यहाँ पर नॉर्मल ही रही, वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड नहीं हो पाई। ओके, क्योंकि प्रोटीन तो बाहर ही रहता है, प्रोटीन ये इंजेक्ट नहीं होता, डीएनए इंजेक्ट होता है, तो डीएनए यहाँ पर नॉन रेडियो एक्टिव होने के कारण बैक्टीरियल सेल भी रेडियो एक्टिव ही रही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। फिर बी एक्सपेरिमेंट किया, बी एक्सपेरिमेंट में जैसे कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल किया गया है P32 के द्वारा, और आफ्टर इन्फेक्शन these bacteriophage it inject its DNA into the host cell, होस्ट सेल में इन्होंने अपने डीएनए को इंजेक्ट किया, फिर इनका कांटेक्ट हटाने के लिए, होस्ट सेल के साथ इनका कांटेक्ट हटाने के लिए ब्लेंडिंग किया गया। ओके, ब्लेंडिंग करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद आपको पता है जो हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होता है वो रेसिड्यू यानी बेस पर सेपरेट होता है, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है वो सुपरनेटेंट पर सेपरेट होता है। तो यहाँ सुपरनेटेंट पर जो सेपरेट होने वाला पार्ट है दैट इज वायरसेस है, और जो दैट इज द वायरसेस हम यहाँ पर वी लिखते हैं, और जो बेस पर जो सेपरेट होने वाले सब्सटेंस है वो बैक्टीरिया है, दैट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर मेजर की गई? द सुपरनेटेंट डज नॉट शो द रेडियो एक्टिविटी, सुपरनेटेंट में कोई किसी तरह की रेडियो एक्टिविटी नजर नहीं आई। रेडियो एक्टिविटी ऑकर इन द रेसिड्यू दैट इज द बैक्टीरियल सेल। बच्चों यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल ली गई थी, होस्ट सेल ली गई थी, वो नॉन रेडियो एक्टिव थी, अब वो रेडियो एक्टिव में तब्दील हो गई है, यानी नॉन रेडियो एक्टिव बिकम्स रेडियो एक्टिव, यानी यहाँ पर नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू रेडियो एक्टिव। ये किसकी वजह से हुआ? ये इस बैक्टीरियोफाज का रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए इंटर होने की वजह से हुआ। ओके, अगर सीयर तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए है, ये रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए है, वो बैक्टीरिया में इंजेक्ट होने के कारण बैक्टीरिया के जो नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव हो गई है। इसका मतलब डीएनए इंटर होने की वजह से नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल बिकम्स रेडियो एक्टिव, यानी डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये सभी लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को जेनेटिक दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की डिस्कवरी के लिए फायदेमंद माना, और इसे सभी ने एक्सेप्ट किया। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इस तरह से जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सभी को पता चला। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट, अब सभी को पता चल चुका है डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो डीएनए की प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए तो हम उसे स्टडी करते हैं। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, इट हैज 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कौन सी? दैट इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, म्यूटेबिलिटी, रिप्लिकेबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी। चलिए तो हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। ओके, so DNA is structure and composition। DNA का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो see here, so DNA, what is meant by DNA? DNA is the deoxyribonucleic acid, it is the polynucleotide chain। अब ये polynucleotide क्या होता है हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों the length of the DNA it can be measured in terms of the length of the DNA it can be measured in terms of the number of the nucleotide, the number of the nucleotide। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपने जो है ये जो
ओके आपने जो है इनके जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे याद रखना है। ओके सो 5x174 ये आपको याद रखना है। ये जो बैक्टीरियो ये जो वायरस है, इस वायरस की लेंथ कितनी होती है? इट कंटेन 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी लेंथ इतनी होती है। देन नेक्स्ट वन, ओके बैक्टीरियोफाज, लैम्बडा बैक्टीरियोफाज 48,502 बेस पेयर्स। अब आपको एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है और यहाँ बेस पेयर क्यों लिखा है? यही तो है, अगर न्यूक्लियोटाइड लिखा गया है इसका मतलब 5x174 जो ये वायरस है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। इट इज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, याद रखना। साथ ही साथ M13 वायरस, जो M13 वायरस है ये भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है। और जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है उसमें जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा दिया जाता है। वहां पर बेस पेयर ये टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती। बेस पेयर ये टर्म कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ये टर्म इस्तेमाल की जाती है उनके लिए जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये बात आप सभी को याद रखना है। यानी बैक्टीरियोफाज का लैम्बडा बैक्टीरियोफाज जो वायरस है इसमें 48,502 बेस पेयर है, यानी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस है। दैट इशेशिया कोलाई, इट कंटेन 4.6 into 10 raised to 6 base pair of the DNA। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन हैप्लॉइड, the haploid content of human genome is 3.3 into 10 raised to 9 base pair। ओके सो ये आपको समझ में आया होगा कि in terms of number of nucleotides and the base pair the length of the DNA can be measured। ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। देन जैसे कि हमने आपको कहा डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके आपको बता दे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फिर उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये बताना होगा। ठीक है, ये बताने के लिए जैसे कि आपको पता है डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबो शुगर, दैट इज इट्स फार्मूला इज C5H10O4। एक ऑक्सीजन कम है। Then this sugar molecule when it is binds with the help of alpha, that is the alpha glycosidic bond with that is we can say 1 minute यहाँ सर्कल आता है। ओके with the nitrogen base। ओके तो ये नाइट्रोजन बेस हम यहाँ पर 1 minute। so nitrogen base with the nitrogen base, so this one is blue indicate the nitrogen base, S indicate that is the S जो है ये शुगर है, ये N means नाइट्रोजन बेस। नाउ इट इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मींस द शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर बाइंड्स विद द नाइट्रोजन बेस, इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। हियर आपको बता दें कि डीएनए जो होता है, डीएनए में 4 डिफरेंट तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, that is adenine, guanine, AGCT। okay, adenine, guanine, cytosine and thymine। okay, uracil is present in RNA। out of these AG are known as the purine। AG जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, CT जो है वो pyrimidine होते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, then adenine, guanine, cytosine present in DNA as well as RNA, but T is present only DNA and RNA, in RNA T is replaced by U, that is uracil। ये पॉइंट बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कई बार। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस पर आपको जवाब देने आना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया पेंटोज शुगर जो है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ओके बाइंड होता है एंड इट फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कितने तरह के हैं? तो दैट इज द गोनोसिन, साइटिडीन, देन दैट इज वी कैन से
द थाइमिडीन वगैरह, तो ये सारे न्यूक्लियोसाइड है। ये सारे क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ओके, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। व्हेन द न्यूक्लियोसाइड बाइंड्स विद, जब ये न्यूक्लियोसाइड किसके साथ बाइंड होते हैं? व्हेन द न्यूक्लियोसाइड इट बाइंड्स विद द फॉस्फेट ग्रुप, जब ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंड हो जाते हैं, व्हेन द न्यूक्लियोसाइड बाइंड्स विद द फॉस्फेट ग्रुप, सपोज ये फॉस्फेट ग्रुप है, देन इट फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड, तब ये क्या फॉर्म करते हैं? तो अब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, सॉरी इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। सो न्यूक्लियोटाइड, अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड होता है? द फॉस्फेट ग्रुप इट एड्स एट द 5th कार्बन ऑफ द शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है, इसके 5th कार्बन पर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। इस तरह से क्या फॉर्म होता है? न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, the neighboring nucleotide they binds with each other with the help of phosphodiester bond। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, सी ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ओके, वो ये इसका नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड है। तो ये एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसकी पोलैरिटी क्या है? इनकी पोलैरिटी होती है दैट इज 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। ओके, सो इसे याद रखना है, 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, बाइंड होते हैं। सो दिस इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होती है, इसके 5' एंड पर हमेशा फॉस्फेट होता है और 3' एंड पर हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ओके, 3' एंड इज दैट एंड ऑफ द डीएनए दैट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप and 5' end of the DNA is that end that contain the phosphate group, वहां पर phosphate group होता है। ओके, सो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इसे मिलेगी। ओके, ये सिंगल स्टैंड है, बैक दैट इज डीएनए इज डबल स्टैंडेड। ओके, तो ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। ओके, अब इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगी वो इसकी एंटी पैरेलल होगी। ये 3' एंड होगा और ये 5' एंड होगा। और ये फॉर्म होने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्म होने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होना जरूरी है। तो सी इट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स विद द, आप सभी को पता है सी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द जी, देन जी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर with the C, then T it form complementary base pair with the A with the help of 2 hydrogen bond, and A vice versa, that is it form 2 hydrogen bond with the T. In this way, double stranded DNA, okay, it is formed by the, it depends on the complementarity principle. Formation of double stranded DNA, it depends on the complementarity principle, and this complementary strand is formed by the base pairing between the adenine and guanine nucleotides, adenine and guanine nitrogen bases of the nucleotide। ये जो बेस पेयरिंग होती है, इसमें एक एडेनिन, इसमें एक प्यूरिन होता है और दूसरा दैट इज पिरिमिडिन होता है। शायद हमने एडेनिन गुआनिन वगैरह ऐसा कुछ कहा होगा, सॉरी। तो इनमें से ये जो बेस पेयरिंग होती है, इस बेस पेयरिंग में एक प्यूरिन होता है तो दूसरा पिरिमिडिन होता है। जैसे एडेनिन दैट इज द प्यूरिन, थायमिन इट इज द पिरिमिडिन, देन थायमिन that is pyrimidine, adenine, purine, guanine, purine, that is cytosine, pyrimidine, cytosine, pyrimidine, guanine is the purine। so इस बेस पेयरिंग में हमेशा जो बेस पेयरिंग का जो प्रिंसिपल है A2T एंड G2C, ये प्रिंसिपल होता है। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। यानी A form the 2 hydrogen bonds with the T, their bonding, the complementary bonding taking place between A and T with the help of 2 hydrogen bond. The complementary base pairing takes place between guanine and cytosine with the help of 3 hydrogen bond, ठीक है। और इस वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा होता है, उसे बहुत ज्यादा समय लगता है मेल्ट होने के लिए, और जिस डीएनए में एटी कंटेंट ज्यादा होता है उसे मेल्ट होने के लिए बहुत कम समय लगता है। ओके, यूकैरियोटिक डीएनए इट कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटी, क्योंकि
80 कंटेंट यूकैरियोटिक डीएनए में, यूकैरियोटिक जीनोम में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है हम जो है ये डीएनए के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, बाद में। सो यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स आपको पता चले डीएनए में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। बचा हुआ पॉइंट जो है